हाय गाइस, वेलकम बैक टू कुशल इंस्टीट्यूट। मैं पंकज त्रिवेदी फिर से स्वागत करता हूं कुशल इंस्टीट्यूट में आपका। पिछला वीडियो जो हमने बनाया था वो था स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, 10 स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, जो कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करो आप फाइनल अकाउंट्स का, वो 10 स्टेप्स को फॉलो किए बिना सॉल्व ना करें। अगर उन 10 स्टेप्स को प्रॉपरली अगर आप अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो उन 10 स्टेप्स में एक स्टेप जो इंपॉर्टेंट है, 10 में से एक, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट स्टेप है गिव इफेक्ट्स टू द एडजस्टमेंट्स। हमारा जो अभी का ये सफर है ये एडजस्टमेंट्स को लेकर है। आने वाले आज का वीडियो और आने वाले 5-7 वीडियोस जो भी बनेंगे वो सिर्फ एडजस्टमेंट्स को लेकर। तो उनमें हम सीखेंगे कि एडजस्टमेंट्स कितने हैं और उनके इफेक्ट्स क्या है। और कुछ एडजस्टमेंट्स तो ऐसे हैं प्यारे बच्चों जो 11-12 दोनों के लिए कॉमन है। आज के भी हमारे जो एडजस्टमेंट्स है वो 11-12 के फाइनल अकाउंट्स के लिए कॉमन है। 11th में आपने सीखा फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर, अभी आपका फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो चाहे सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट हो या पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट, प्यारे बच्चों ये जो एडजस्टमेंट्स हम सीख रहे हैं ये दोनों के लिए चलेगा। सोचिए 2 in 1, एक तीर से 2 शिकार। ठीक है, तो शुरू करते हैं एडजस्टमेंट्स का सफर। आज जो हम एडजस्टमेंट सीखेंगे वो एक ग्रुप है और उस ग्रुप का नाम हमने रखा है द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड फंडामेंटल एडजस्टमेंट। इनको मोस्ट फ्रीक्वेंट और फंडामेंटल एडजस्टमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि आज के ये जो 4 एडजस्टमेंट्स है, दीज आर 4 फ्रीक्वेंट एंड फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स। रिमेंबर, 4 फ्रीक्वेंट एंड फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स। इनको फ्रीक्वेंट एंड फंडामेंटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चारों एडजस्टमेंट्स फाइनल अकाउंट्स के ज्यादातर प्रॉब्लम में आपको आएंगे। आप कोई भी प्रॉब्लम देख लो, चाहे 11th का या 12th का फाइनल अकाउंट्स के मैक्सिमम प्रॉब्लम में ये चारों एडजस्टमेंट्स तो रहते ही है, चाहे वो एचए के रूप में हो या वीए के रूप में। अब वीए और एचए क्या है एक बार देख लीजिए। वीए का मतलब है, यहाँ पे लिखा है मैंने, विजिबल एडजस्टमेंट, जो बाकायदा ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा होगा आपको दिखाई देगा, और हिडन एडजस्टमेंट्स, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ ऐसे हिंट्स होंगे, छुपे हुई चीजें होगी जिनसे आपको पता चलेगा कि वो हिडन एडजस्टमेंट्स। तो 2 तरह के एडजस्टमेंट्स होते हैं, हिडन एडजस्टमेंट्स एंड विजिबल एडजस्टमेंट। अब किसी भी रूप में हो, एडजस्टमेंट होता है। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि अगर मैं एडजस्टमेंट्स आएगी तो उन एडजस्टमेंट का इफेक्ट कैसे दूंगा। तो इसलिए आज के ये चारों द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड फंडामेंटल 4 एडजस्टमेंट्स आज हम सीखेंगे। रिमेंबर 11-12 दोनों के लिए एप्लीकेबल। अब ये चारों एडजस्टमेंट से कोई भी एडजस्टमेंट आप सीखो ना, हर एडजस्टमेंट को लेकर आपको 3 बातें आनी चाहिए। रिमेंबर, 3 बातें हर एडजस्टमेंट को लेकर। पहली बात आनी चाहिए कि उसकी एंट्री क्या होगी। काफी लोग एंट्री सीखते ही नहीं है, ये गलत बात है। कुछ भी सीखो, प्रॉपर वे में सीखो, सिस्टमैटिक तरीके से सीखो। सबसे पहले आपको आना चाहिए एंट्री, एडजस्टमेंट की एंट्री क्या है। दूसरा आना चाहिए उसके इफेक्ट। जब फाइनल अकाउंट आप सॉल्व करते हो तो उसमें एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट्स होते हैं, पिछले वीडियो में बताया था, एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स। तो एडजस्टमेंट की एंट्री आनी चाहिए आपको, एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट्स आने चाहिए, और तीसरी बात उन एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स या नोट्स। तो यहां पर आज हम 4 एडजस्टमेंट सीखेंगे। चारों एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज है यहाँ पे, उन एंट्रीज के 2 इफेक्ट्स है यहाँ पे, और उस एंट्रीज को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक एक करके हम समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। द मोस्ट फंडामेंटल और फ्रीक्वेंट 4 एडजस्टमेंट्स कॉमन फॉर 11th एंड 12th फॉर द फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर एंड फॉर द फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, दोनों के लिए कॉमन। प्लीज पे अटेंशन। आते हैं सबसे पहले एडजस्टमेंट पे। सुना ही होगा, जो लोग 12th में उनके लिए तो ये कुछ खास नया नहीं है, लेकिन 11th वालों के लिए नया है। सबसे पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। सवाल पूछा जाए कि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब मैंने लिखा है, देखिए आगे ब्रैकेट में, अनसोल्ड गुड्स एट एंड। जब साल खत्म हो जाता है ना, साल खत्म हो जाता है, कब होता है फाइनेंशियल ईयर, बोलिए 31 मार्च। 31 मार्च को जब ईयर एंड होता है तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास कितना सामान बचा हुआ है, फैक्ट्री में, गोडाउन में, दुकान में कितना बचा है। तो साल के एंड में जो बचा कुचा गुड्स होता है, जो बचा हुआ गुड्स होता है ना, उसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। पहले मीनिंग समझो, द स्टॉक विच इज लाइंग इन द फैक्ट्री और गोडाउन और शॉप एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। तो आप ज्यादातर क्या हर एक प्रॉब्लम में ये एडजस्टमेंट हो गई जिसका नाम होगा क्लोजिंग स्टॉक। आपको अमाउंट दिया होगा प्रॉब्लम में, अमाउंट हम प्रॉब्लम में देख लेंगे। यहाँ पर अमाउंट नहीं लिखे, फिगर्स नहीं लिखे, यहाँ पर एंट्री और इफेक्ट ध्यान देना। तो पहला सवाल कि क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग क्या है, तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा उसकी एंट्री क्या है,
जब भी क्लोजिंग स्टॉक आता है ये इसकी एंट्री होती है। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, सीधा एंट्री क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और एंट्री तो आनी चाहिए सबको, ये एंट्री याद कीजिए। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसको डेबिट क्यों देते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट क्यों देते हैं ये भी मैं आपको रीजन देता हूं, लेकिन पहले एंट्री सब लोग एक बार फिर से बोलिए। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, एक बार फिर से क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यस, एंट्री आ गई क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब सवाल उठता है कि इस एंट्री के दो इफेक्ट्स क्या होंगे। जब फाइनल अकाउंट आप सॉल्व कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आपने रफ में लिखी नहीं लिखी, माइंड में रखी चलेगा। एंट्री लिखना जरूरी नहीं है, माइंड में रखो या रफ में लिखो चलेगा। वर्किंग नोट में भी आप चाहे तो एडजस्टमेंट एंट्री लिख सकते हैं, लेकिन एंट्री तो इंपॉर्टेंट है ही है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्री के इफेक्ट्स जो मैंने एरो करके लिखे हुए हैं। पे अटेंशन। व्हाट इज एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक, एक बार फिर से क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसके दो इफेक्ट देखिए। आपने डेबिट किसको दिया है? क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक को आपने डेबिट दिया ना, वो जाएगा असेट्स में। पहला इफेक्ट असेट्स, और सेकेंड इफेक्ट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। आपको फॉर्मेट याद है सबको, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट का वीडियो आप देखें तो क्रेडिट साइड पे आपको मिलेगा लास्ट आइटम क्लोजिंग स्टॉक। जब साल खत्म होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम लोग लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट समझ में आए। एक इफेक्ट कहां जाता है? असेट्स में, और दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, लास्ट आइटम। ऐसा इसलिए होता है कि जब साल खत्म हो जाता है तो वो जो गुड्स हमारे पास बचता है वो अभी हम कब बेचेंगे? बताइए आप लोग, कब बेचेंगे? अगले साल। तो जो भी बचा हुआ गुड्स है वो हम अगले साल बेचेंगे, लेकिन जब तक वो अगला साल नहीं आता तब तक उस गुड्स को हम अपनी असेट मानते हैं। क्या मानते हैं? असेट। इसलिए हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल के असेट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, ये एक किस्म की ट्रांसफर एंट्री है। उसमें हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट से कहां भेज देते हैं? असेट साइड। इसलिए इसके दो इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट इफेक्ट गोज टू असेट, सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। आपको पता होगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड क्या है? गुड्स गोज आउट, तो ट्रेडिंग अकाउंट से वो गुड्स ट्रांसफर होके कहां चला गया? बैलेंस शीट, असेट साइड। सो दिस इज द एंट्री। समझे? एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, दो इफेक्ट। डेबिट का इफेक्ट होगा असेट में, और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और उसको लेकर एक ही इंपॉर्टेंट नोट है, आप सब ध्यान रखिए कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आएंगे जिनमें आपको क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यूज दी होगी। एक दिया होगा कॉस्ट प्राइस, एक दिया होगा मार्केट प्राइस, और आप कंफ्यूज हो गए कि मैं कौन सा प्राइस लिखूं। तो रूल क्या है? रूल ये है कि या तो कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, दोनों में जो कम है वो लिखना है। रूल है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। जैसे कॉस्ट प्राइस है 1 लाख और मार्केट प्राइस है 1.5 लाख, कौन सा लिखोगे? 1 लाख। कॉस्ट प्राइस है 1 लाख और मार्केट प्राइस है 80,000, 80,000, कौन सा लिखोगे? 80,000। सो द रूल इज विच एवर इज लोअर। अब ये विच एवर इज लोअर क्यों लिखना है, इसका रीजन भी मैं आपको दूंगा जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तब मैं आपको रीजन दूंगा कि क्यों इसको विच एवर इज लोअर पे लिखा जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हर प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट के तौर पे रहता ही है, इसलिए आप क्लोजिंग स्टॉक को लेकर 3 बातें ध्यान रखें। एंट्री क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक डेबिट गया असेट्स और क्रेडिट गया ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, लास्ट आइटम। और अगर दो प्राइसेस दिए हो, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, तो कौन सा लेंगे? विच एवर इज लोअर या विच एवर इज लेस। ये पहली एडजस्टमेंट। क्या चल रहा है ग्रुप? मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड फंडामेंटल, जिसमें ये पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक रह गई। सेकेंड, आज भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, 2 पार्ट में सीखते हैं। फर्स्ट पार्ट में 2 एडजस्टमेंट सीखे, आज के वीडियो में भी आप 2 एडजस्टमेंट सीख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर 2 देखिए। 4 एडजस्टमेंट आज के वीडियो में आएंगे, लेकिन पहले 2 को समझ लो, रिवाइंड कर लो, एक बार वीडियो को फिर से देख लो, फिर बाकी 2 देख लो, तो थोड़ा बेटर रहेगा। और एक एडजस्टमेंट सीखिए। दूसरे एडजस्टमेंट का नाम है, देखिए, डेप्रीशिएट और राइटिंग ऑफ द एसेट। डेप्रीशिएट करना या राइट ऑफ करना असेट्स को, उसका मीनिंग पहले समझाता हूं। देखिए लिखा है ब्रैकेट में, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। डेप्रीशिएट और राइट ऑफ का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। हमारे पास जो असेट्स होती है, वो असेट्स की जो वैल्यू है वो सालों तक सेम रहती है क्या? नहीं, उसकी वैल्यू में कमी आती है। आज 1 अप्रैल है और मैंने एक कार खरीदी 5 लाख में, तो इस कार की वैल्यू 1 साल के बाद क्या 5 लाख रुपए होगी? नहीं, कम हो जाएगी। मान लीजिए 10% कम हो जाएगी उसकी वैल्यू।
तो 5 लाख, 5 लाख का 10% कितना है? व्हाट इज द 10% ऑफ 5 लाख? 50,000। तो 5 लाख की कार कितने की हो गई? 4,50,000, क्योंकि 50,000 से उस कार की वैल्यू कम होगी। तो ये जो कार की वैल्यू कम हुई ना, इसको कहेंगे डेप्रीसिएशन। क्या कहेंगे? डेप्रीसिएशन। तो ये भी एंट्री आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। मैं अभी आपको बताता हूँ कि डेप्रीसिएशन और राइट ऑफ में क्या फर्क है, रिटर्न ऑफ में, लेकिन आप मीनिंग दोनों का समझ लीजिए। मीनिंग दोनों का एक ही है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। डेप्रीसिएशन एंड रिटर्न ऑफ मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। तो आपको प्रॉब्लम में दिया होगा डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, या दिया होगा राइट ऑफ गुडविल, राइट ऑफ पेटेंट्स। तो उसकी एंट्री क्या होगी? पहले एंट्री समझिए। जब भी डेप्रीशिएशन या राइट ऑफ करने को कहा जाएगा असेट्स को, एंट्री ही आपके सामने एंट्री है डेप्रीशिएशन और रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट। अगर आपको डेप्रीशिएट वर्ड दिया है तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, राइट ऑफ दिया है तो रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट। जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखो। तो एंट्री क्या है? डेप्रीशिएशन और रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। व्हाट इज द एंट्री फॉर डेप्रीशिएशन? एक बार फिर से, डेप्रीशिएशन और रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू असेट। एंट्री याद करो पहले, डेप्रीशिएशन और रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू असेट। अब एंट्री आ गई तो उसके दो इफेक्ट। डेबिट किसको दिया है? डेबिट दिया गया है डेप्रीसिएशन या रिटर्न ऑफ। ये दोनों में से जो भी एक है वो आप क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे, डोंट वरी। लेकिन दोनों में से एक आया तो वो डेबिट ही रहेगा। सो यू हैव टू डेबिट डेप्रीसिएशन और रिटर्न ऑफ अकाउंट। डेप्रीसिएशन और रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट जो है वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आप देखिए, वीडियो देखिए, उसमें बताया है कि जितने भी लॉसेस है वो सारे कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन से एक्सपेंसेस जाते हैं वो आपको आना चाहिए। पिछला वीडियो देखिए, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा आपको। तो इसलिए जो डेबिट है ना, डेप्रीसिएशन या रिटर्न ऑफ, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि लॉस है। आपने जो अभी तो मैंने कहा कार खरीदी 5 लाख एंड व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? 4,50,000। द वैल्यू ऑफ कार इज डिक्रीज्ड बाय ₹50,000। सो मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया। अगर मेरे कार की वैल्यू 50,000 से कम हो गई तो मुझे लॉस हो गया, और उस लॉस का नाम क्या है? डेप्रीसिएशन और रिटर्न ऑफ। इसलिए पहला इफेक्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। दूसरा इफेक्ट वो कार या मशीनरी हम कहां लिखते हैं? असेट्स में। बैलेंस शीट में कहां लिखते हैं? असेट्स में। वो जो असेट होगी ना, उस असेट में से लेस करना है। सी, लेस फ्रॉम असेट। मैंने बैलेंस शीट में लिखा होगा कार इनर कॉलम में 5 लाख, कार इनर कॉलम में लिखा होगा 5 लाख, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट है। और उसमें से मैं लिखूंगा लेस डेप्रीसिएशन 50,000। तो आउटर कॉलम में कार की वैल्यू कितनी आएगी? 4,50,000। मैंने बैलेंस शीट में लिखा होगा गुडविल, फॉर एग्जाम्पल गुडविल 50,000, और उस गुडविल की वैल्यू 10,000 से कम हो गई, तो उसमें से लेस रिटर्न ऑफ 10,000। तो आउटर में कितना आएगा? 40,000। तो याद रखिए एंट्री और इफेक्ट एक बार फिर से। व्हाट इज एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन और रिटर्न ऑफ? डेप्रीसिएशन और रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। डेप्रीसिएशन और रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। और डेप्रीसिएशन और रिटर्न ऑफ जिसको डेबिट दिया है वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो लॉस है। हर एक डेबिट क्रेडिट का रीजन दे रहा हूं। डेबिट कहां गया? प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि वो लॉस है। और क्रेडिट कहां गया? असेट में से लेस हो गया, क्योंकि डेप्रीसिएशन असेट की वैल्यू को कम करता है। डेप्रीसिएशन असेट की वैल्यू को कम करता है, रिटर्न ऑफ भी असेट की वैल्यू को कम करता है। तो ये एंट्री हो गई और ये उसके इफेक्ट हो गए। अब ये जो डेप्रीसिएशन और रिटर्न ऑफ है, इसको लेकर 5-6 इंपॉर्टेंट नोट्स है, प्लीज ध्यान से सुना। ये 5-6 इंपॉर्टेंट नोट्स है, इनको ध्यान से देखिए और सुनिए, ताकि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करो और डेप्रीसिएशन या रिटर्न ऑफ का एडजस्टमेंट आए तो उससे रिलेटेड ये 6 बातें आपके माइंड में रखनी चाहिए आपको। रहे, प्लीज पे अटेंशन। एंट्री आगे समझ में एक बार फिर से। डेप्रीसिएशन और रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू असेट। डेप्रीसिएशन और रिटर्न ऑफ गया प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, क्योंकि लॉस है, और असेट में से लेस, क्योंकि असेट की वैल्यू कम हो गई। अब ये 5 बातें हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स। पहला सवाल कि डेप्रीसिएशन वर्ड किसके लिए यूज होता है? तो डेप्रीसिएशन इज चार्ज ऑन टैंजिबल फिक्स असेट्स। आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखना चाहिए, वीडियो देखना चाहिए, उसमें मैंने सब आपको टाइप्स ऑफ असेट्स बताए कि टैंजिबल का मतलब क्या, इंटेंजिबल का मतलब क्या। टैंजिबल फिक्स असेट जो हमको दिखाई देती है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, तो जितनी भी टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है ना, उनके ऊपर जो उनकी वैल्यू में कमी आती है ना, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं ज्यादातर? डेप्रीसिएशन। और जितने भी इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स है ना, उनकी वैल्यू में कमी आती है ना, उसको कहा जाता है राइटिंग ऑफ, रिटर्न ऑफ। ये जनरल है, हालांकि एग्जाम में आपको जो वर्ड है, अगर आपको एग्जाम में डेप्रीसिएशन की जगह पे रिटर्न ऑफ वर्ड आता है, यू राइट रिटर्न ऑफ, और रिटर्न ऑफ की जगह पे डेप्रीसिएशन। जो एग्जाम में वर्ड आया वो आपको यूज करना है, लेकिन जनरल रूल ये है
सामान्य रूप से डेप्रिसिएशन वर्ड किसके लिए यूज होता है? टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए। और राइटिंग ऑफ किसके लिए यूज होता है? इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए। इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनकी वैल्यू में कमी आए ना तो हम क्या कहेंगे? रिटर्न ऑफ। और जो बाकी दिखाई देने वाली फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, कार, इनकी वैल्यू में कमी आए ना तो उनको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन जनरली। और दो इंपॉर्टेंट बातें, दो का ग्रुप है। डेप्रिसिएशन वर्ड इज यूज फॉर टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, राइटिंग ऑफ वर्ड इज यूज फॉर इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। अगले दो नोट कि आपको प्रॉब्लम में किसी भी ट्रायल बैलेंस में किसी एसेट का नाम लिखा होगा और अगर उस एसेट के आगे ब्रैकेट में डेट नहीं दी होगी, मतलब लिखा है प्लांट एंड मशीनरी और सीधा उसका अमाउंट लिखा है, उसके आगे ब्रैकेट में डेट नहीं दी है कि वो प्लांट एंड मशीनरी कब खरीदी है, तो और दो बातें सीखिए कि किसी भी एसेट को कब खरीदा है वो डेट प्रॉब्लम में नहीं दी है। प्लीज पे अटेंशन, डेट इज नॉट गिवन, जस्ट यू आर गिवन द नेम एंड अमाउंट। तो 12 मंथ्स या फुल ईयर का डेप्रिसिएशन उसमें आएगा। आप लोगों ने 11th में FIGC में डेप्रिसिएशन चैप्टर पूरा सीखा है प्यारे बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि असेट अगर साल के पहले दिन खरीदते हैं तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आता है, और साल के बीच में खरीदे या साल के किसी और डेट पे तो उतने ही मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा जितने मंथ्स हमने उस एसेट को यूज किया है, फुल ईयर का नहीं आएगा। तो दो बातें ध्यान रखें, इफ द डेट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम देन चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ्स और फुल ईयर। 12 मंथ्स मतलब 1 ईयर, तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम में डेट दी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इफ द डेट इज गिवन देन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मंथ्स। अगर डेट नहीं दी है तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन, और अगर डेट दी है तो देखो कितने मंथ्स आपने एसेट को यूज किया, उतने ही मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा। अगर आपको डेट 6 महीने पहले की दी है प्रॉब्लम में तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। साल खत्म होने के 3 महीने पहले की डेट दी है तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। और अगर डेट ही नहीं दी है तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन। कीप इन माइंड, डेट नहीं दी है तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का, और डेट दी है तो उस डेट से लेकर साल के एंड तक जितने मंथ्स होंगे उतने ही मंथ्स का आएगा। बाकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आ जाएगा। आप इसको याद रखें, ये खास बात है। डेप्रिसिएशन किसके लिए यूज होता है बोलो एक बार फिर से? टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, रिटर्न ऑफ इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इफ द डेट इज नॉट गिवन देन चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर 12 मंथ्स, एंड इफ डेट इज गिवन देन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मंथ्स, जितने मंथ्स यूज किया है। ठीक है, एक और बात जो आपको इकोनॉमिक्स में सीखने मिलेगी, 12th के इकोनॉमिक्स में, शायद अकाउंट्स में ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं होता। लैंड इज अ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, वी नो लैंड दिखाई देता है, लेकिन जितने भी टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं उनमें से सिर्फ एक लैंड, उसकी वैल्यू में कमी नहीं आती, जनरली ऐसा माना जाता है। इसलिए एक बात ध्यान रखें, नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन लैंड, नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन लैंड। ये पांचों बातें समझ में आ गई? एक बार फिर से बताओ, डेप्रिसिएशन किसके लिए? टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। रिटर्न ऑफ किसके लिए? इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अगर डेट नहीं दी है कब एसेट को खरीदा है तो डेप्रिसिएशन फुल ईयर यानी कि 12 मंथ्स, और डेट दी है तो उस डेट से लेकर ईयर एंड तक गिनिए, काउंट कीजिए, जितने मंथ्स होगा उतने मंथ्स का डेप्रिसिएशन। और लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं होता। फिल इन द ब्लैंक्स, डैश इज नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। बोलो, लैंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, इवन इट इज सब्जेक्ट टू एप्रिसिएशन। लैंड की वैल्यू बढ़ती है। और एक आखिरी बात डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, कुछ प्रॉब्लम में असेट के नाम के आगे ब्रैकेट में आपको नंबर ऑफ इयर्स दिए होंगे, जैसे कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी लिखा है ट्रायल बैलेंस में और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा है 10 इयर्स। ट्रेडमार्क्स और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा है 20 इयर्स। ऐसे कुछ भी एक प्रॉपर्टी का नाम दिया है और उसके आगे ब्रैकेट में क्या दिया है? नंबर ऑफ इयर्स। तो क्या करेंगे? ध्यान देना, अगर किसी भी एसेट के क्या दिया हो आपको? नंबर ऑफ इयर्स, उसका मतलब होता है लाइफ, उस एसेट की लाइफ। अगर प्रॉब्लम में जो भी एसेट है जिसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हैं, प्रॉब्लम में जो भी एसेट है जिसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हैं या उसकी वैल्यू कम होने वाली है, राइट ऑफ होने वाला है, अगर प्रॉब्लम में उससे रिलेटेड क्या दिए हो? नंबर ऑफ मंथ्स यानी कि लाइफ। अब वो नंबर ऑफ मंथ्स या लाइफ को लेकर VA भी हो सकता है, HA भी हो सकता है। VA मतलब विजिबल एडजस्टमेंट, HA मतलब हिडन एच। वो प्रॉब्लम में देखेंगे कि विजिबली लिखा है कि इस एसेट की लाइफ 10 साल है या फिर कहीं ब्रैकेट में लिखा है HA, वो हम देखेंगे। लेकिन आप ये समझ जाओ कि प्रॉब्लम में आपको क्या बात दी है? नंबर ऑफ ईयर्स, उस एसेट की लाइफ कितनी है वो अगर आपको दिया है तो आपको डेप्रिसिएशन 1 साल का ढूंढना पड़ेगा।
1 साल का डेप्रिसिएशन ढूंढना पड़ेगा फॉर्मूला अप्लाई करके। यू विल हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, यू विल हैव टू अप्लाई द इक्वेशन। अब ढूंढे कैसे? हमको खाली लिखा है असेट का नाम और ब्रैकेट में नंबर ऑफ ईयर्स, तो हम कैसे ढूंढे? एक ही एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिए। ट्रायल बैलेंस में लिखा है लीज होल्ड प्रॉपर्टी 1 लाख। ट्रायल बैलेंस में लिखा है लीज होल्ड प्रॉपर्टी 1 लाख और ब्रैकेट में लिखा है 10 ईयर्स। इसका मतलब जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी हमारी है वो कितने साल के लिए है? 10 ईयर्स। तो अब उस लीज होल्ड प्रॉपर्टी को कैसे डेप्रिशिएट करेंगे या कैसे राइट ऑफ करेंगे, उसके लिए उसका एक फॉर्मूला है, उसका एक इक्वेशन है। प्लीज पे अटेंशन। पर एनम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन और रिटर्न ऑफ कैसे ढूंढा जाता है? वैल्यू ऑफ असेट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। क्या करो? जो भी असेट की वैल्यू है उसको नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दो। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, लीज होल्ड की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख और उसकी लाइफ कितने ईयर्स थी? 10 ईयर्स। तो 1 लाख को 10 ईयर्स से डिवाइड करो। 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 10,000 पर एनम। उस लीज होल्ड प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 10,000 पर एनम। कंफ्यूजन हो रहा है तो प्रॉब्लम तो आने ही वाला है, मैं आपको समझा दूंगा। आप खाली इसका फॉर्मूला याद रखें कि किसी भी एसेट के अगर नंबर ऑफ ईयर्स या लाइफ दी हो तो उसके डेप्रिसिएशन को ढूंढने का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ असेट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब वैल्यू ऑफ असेट को हम कॉस्ट भी कहते हैं, एक्सक्यूज मी, नंबर ऑफ ईयर्स को हम लाइफ भी कहते हैं। सो कॉस्ट अपॉन लाइफ कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ असेट अपॉन नंबर। हाँ, लेकिन और एक बात, ये जो फॉर्मूला लिखा है वैल्यू ऑफ असेट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ये आपको फाइनल अकाउंट के लिए एप्लीकेबल है। कॉस्ट अपॉन लाइफ फाइनल अकाउंट के लिए एप्लीकेबल है। वैसे रियल फॉर्मूला आप लोगों ने FIGC डेप्रिसिएशन में सीखा हुआ है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन पर एनम? डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। तो यहां पर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कंसेप्ट नहीं है, देखिए यहां पर सिर्फ कॉस्ट अपॉन लाइफ। तो एक चीज जो डेप्रिसिएशन चैप्टर में सेपरेटली आपको सिखाई जाती है, एक्चुअल फॉर्मूला, वो है कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। यहां पर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू नहीं है, ज्यादातर प्रॉब्लम में वो नहीं दिया होता है। बेवजह उसको डाल के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। शायद किसी को लगेगा कि सर ने गलत फॉर्मूला सिखाया, इसलिए ये मैं क्लियर कर दूं कि इसमें से एक और चीज लेस होती है, लेकिन वो फाइनल अकाउंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एक्चुअल फॉर्मूला यू हैव इन FIGC डेप्रिसिएशन चैप्टर कॉल्ड डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। तो यहां पर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू नहीं है, दो ही चीज है, ओरिजिनल कॉस्ट और लाइफ। इसलिए हम ओरिजिनल कॉस्ट को लाइफ से डिवाइड करेंगे, हमको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो ये डेप्रिसिएशन और रिटर्न ऑफ की एंट्री और उससे रिलेटेड 6 इंपॉर्टेंट नोट्स। फिर से हर बार की तरह रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज एक बार ये दोनों एडजस्टमेंट्स ठीक से देख लो, रिवाइंड करके समझ लो, एक एक बात ध्यान से सुन लो। फिर मैं फिर से आ रहा हूं वापस आपको दूसरे 2 एडजस्टमेंट सिखाने के लिए। प्लीज रिवाइज कर लीजिए। कर लिया रिवाइंड? रिवाइज देख लिया 2 एडजस्टमेंट्स ध्यान से? ठीक है। अगले 2 एडजस्टमेंट्स है नंबर 3। नंबर 3 का नाम देखिए क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं। हर एक एडजस्टमेंट का मीनिंग पहले आना चाहिए, उसके बाद उसकी एंट्री आनी चाहिए और उसके 2 इफेक्ट्स आने चाहिए, अदरवाइज पढ़ाई करके फायदा नहीं है। तो अगला एक्सपेंस है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगला एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आपको ये एडजस्टमेंट भी ज्यादातर हर प्रॉब्लम में दिया होगा। पहला सवाल ये उठता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? देखिए ब्रैकेट में लिखा है करंट ईयर्स एक्सपेंसेस नॉट येट पेड। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं इस साल के, हम लोग फाइनल अकाउंट करंट ईयर का बना रहे हैं अभी, और मान लो करंट ईयर अभी चल रहा है 2020, 2021। करंट ईयर कौन सा चल रहा है? 2021। तो अगर हम फाइनल अकाउंट करंट ईयर का बता रहे हैं तो उस फाइनल अकाउंट में जितने भी खर्चे हम लिखेंगे ना, एक्सपेंसेस, वो भी करंट ईयर के ही होने चाहिए। लेकिन कुछ करंट ईयर के एक्सपेंसेस, प्यारे बच्चों, कुछ करंट ईयर के एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो हमने अभी तक पे नहीं किए, पे करने का बाकी है। साल खत्म हो गया, 31 मार्च आ गया, लेकिन कुछ एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनको हमने सैलरी नहीं दी। साल खत्म हो गया लेकिन हमने अपने लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं दिया। साल खत्म हो गया, पिछले 1 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने का बाकी है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना बाकी है। ये सब एग्जाम्पल्स दे रहा हूं मैं। ये सारे खर्चे, किसी को सैलरी देना बाकी है, किसी को रेंट देना है, किसी को इंश्योरेंस पे करना है, ये सारे खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, ये सारे खर्चे है कौन से ईयर के?
कौन से साल के? करंट ईयर के। करंट ईयर के एक्सपेंसेस है लेकिन हमने उनको पे नहीं किया, पे करने का बाकी है ना, तो उन एक्सपेंसेस का नाम होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? करंट ईयर्स एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, दे विल बी पेड आइदर नेक्स्ट ईयर और इन फ्यूचर। बस इस साल पे किया क्या हमने? नहीं पे किया, पे करने का बाकी है ना, तो उसकी एंट्री समझिए। अब ये जो मैंने एग्जांपल दिया, सैलरी है आउटस्टैंडिंग, तो उसको आप कहेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। रेंट है तो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, आउटस्टैंडिंग वेजेस। जो भी एक्सपेंस का नाम दिया है वो आपको आउटस्टैंडिंग के बाद यूज करना है। वो आपको प्रॉब्लम में दिया होगा कौन सा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है। जब जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा पहले उसकी एंट्री समझ लीजिए। एंट्री है, देखिए एंट्री, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। व्हाट इज द एंट्री? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अब मैंने डेबिट क्यों किसको दिया? किसको दिया डेबिट? एक्सपेंसेस को। मान लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। यहां पे क्या एंट्री लिखी है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो अगर एक्सपेंस का नाम सैलरी है तो एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। रेंट है, एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। वेजेस है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, एंट्री वो होगी। तो हमेशा डेबिट किसको देना है आपको? डेबिट देना है एक्सपेंस को, एक्सपेंस के नाम को, और क्रेडिट किसको देना है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को। अब क्यों डेबिट दिया, क्यों क्रेडिट दिया, इसका रीजन देता हूं। आपने डेबिट किसको दिया? एक्सपेंस को। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंस इस साल का है, करंट ईयर का है। आपने पे किया? नहीं पे किया, पता है मुझे, लेकिन है कौन से ईयर का? करंट ईयर का। तो जितने भी करंट ईयर के खर्चे हैं, चाहे आपने पे किया हो कि नहीं पे किया हो, उसको आपको एक्सपेंस को डेबिट देना ही पड़ेगा और उसको ऐड करना पड़ेगा उस एक्सपेंस में। यानी अगर आपने लिखा है सैलरी अकाउंट डेबिट तो आप उसको सैलरी में ऐड करेंगे। सैलरी आपको दी होगी ना, ट्रायल बैलेंस में सैलरी दी होगी। सैलरी कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आपने सैलरी लिखी है 50,000 और यहां पे दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। ट्रायल बैलेंस में सैलरी दी है 50,000 और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी दी है 10,000। तो ये 10,000 की जो सैलरी है वो उस 50,000 में ऐड होगा। क्या होगा? ऐड होगा। तो पहला इफेक्ट जो एक्सपेंस को डेबिट दिया है, देखिए पहला इफेक्ट क्या लिखा है? ऐड टू एक्सपेंस। सैलरी पे कितनी की है आपने ट्रायल बैलेंस के हिसाब से? 50,000 और एडजस्टमेंट के हिसाब से कितनी सैलरी बाकी है? 10,000। तो वो 10,000 उस 50,000 में ऐड करना है, याद रखें। तो पहला इफेक्ट ऐड टू एक्सपेंस। सैलरी है, सैलरी में ऐड करो। रेंट है तो रेंट में ऐड करो। वेजेस है, वेजेस में ऐड करो। जो भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है उस एक्सपेंस के अंदर वो अमाउंट ऐड करना है आपको। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट क्या होता है? ऐड टू एक्सपेंस। लेकिन क्या ये एक्सपेंस पे किया आपने? बाकी है ना, पे करने का बाकी है, इसलिए उसका सेकेंड इफेक्ट ये होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जाएगा लायबिलिटीज में। सेकेंड इफेक्ट गोज टू लायबिलिटी। याद रखें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री एक बार फिर से, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस जिसको डेबिट दिया है उसको ऐड करो। जो भी एक्सपेंस है, वेजेस में ऐड करो, सैलरी है सैलरी में ऐड करो, और उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटीज में, क्योंकि ये एक्सपेंस पे नहीं किया, पे करने का बाकी है, इट इज पेबल। एंड रिमेंबर, लायबिलिटीज का मतलब क्या है? वॉट एवर इज पेबल। जो कर्जा हमने नहीं चुकाया, चुकाना बाकी है, उसको क्या कहते हैं? लायबिलिटीज। बैलेंस शीट में आपको बता दिया, एग्जाम्पल्स भी दिए थे। समझ में आया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री एक बार फिर से, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस का नाम दिया है सैलरी, तो एंट्री सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। पहला इफेक्ट, जो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होगा उस एक्सपेंस में ऐड करना है। फर्स्ट इफेक्ट ऐड टू दैट एक्सपेंस, और दूसरा है लायबिलिटी साइड। दो इफेक्ट्स, समझ गए? अब ये आउटस्टैंडिंग को लेकर 3 इंपॉर्टेंट नोट्स है, ध्यान से सुनिए। पहली नोट तो सिंपल है, लेकिन फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आउटस्टैंडिंग के और भी 3-4 नाम है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के और भी 3-4 नाम है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दूसरा नाम है अनपेड एक्सपेंस। उसको अनपेड एक्सपेंस भी कह सकते हैं, उसको अक्रूड एक्सपेंस भी कह सकते हैं। याद रखना, अक्रूड मतलब वो खर्चा जो हो चुका है लेकिन हमने पैसा पे नहीं किया, उसका टाइम आके चला गया लेकिन वो खर्चा हमने चुकाया नहीं, उसको कहेंगे अक्रूड एक्सपेंस। अच्छा नाम है, याद रखिए। एक्सपेंसेस पेबल, समझ गए? वो एक्सपेंस जो पे नहीं किया, पे करने का बाकी है। एंड एक्सपेंसेस ड्यू, वो एक्सपेंस जो ड्यू है, ड्यू टू बी पेड, वी हैव नॉट पेड येट, उसको हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के टोटल 5 नाम हो गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनपेड एक्सपेंस, अक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंसेस पेबल एंड एक्सपेंसेस ड्यू। आप फिलहाल एंट्री के लिए एक ही नाम याद रखिए, लेकिन उसके 4 में से एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो एंट्री आप ये भी लिखेंगे तो चलेगा। व्हाट इज एंट्री? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आई बात समझ में?
और ये जो आउटस्टैंडिंग है ना, उसको लेकर प्रॉब्लम है। VA भी हो सकता है, HA भी हो सकता है। VA फॉर, ये जो फॉर्मूला मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था डेप्रिसिएशन का, उसको लेकर भी मैंने कहा ना कि उसके ऊपर VA भी हो सकता है और HA भी हो सकता है। VA मतलब विजिबल एडजस्टमेंट, HA मतलब हिडन एडजस्टमेंट। तो ये आउटस्टैंडिंग को लेकर भी VA हो सकता है, HA हो सकता है। VA का मतलब विजिबल एडजस्टमेंट। विजिबल एडजस्टमेंट क्या होगा, ट्रायल बैलेंस के नीचे ही आपको क्लियरली दिया होगा, सी बिलो द ट्रायल बैलेंस। आपको दिया होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹5,000 या आउटस्टैंडिंग रेंट ₹10,000, क्लियरली ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको बाकायदा मेंशन किया होगा। तो वो कौन सा एडजस्टमेंट, विजिबल। लेकिन HA भी हो सकता है। आउटस्टैंडिंग के ऊपर HA कैसे पहचानेंगे, तो आउटस्टैंडिंग के ऊपर HA कैसे पहचानेंगे, ट्रायल बैलेंस में जो एक्सपेंस है उस एक्सपेंस के आगे, ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन में क्या दिया होता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो एक्सपेंस दिया होगा उस एक्सपेंस के आगे ब्रैकेट में मंथ्स दिए होंगे और वो मंथ्स 12 मंथ से कम होंगे। देखो यहाँ पे एक्सपेंस फॉर लेस देन 12 मंथ सीन इन द ट्रायल बैलेंस। नहीं समझ में आया, मैं आपको समझाता हूं। ट्रायल बैलेंस में लिखा है सैलरी और ब्रैकेट में लिखा है 10 मंथ्स। तो 10 मंथ्स 12 महीने से ज्यादा है या कम है, बोलो कम है ना। मतलब कोई भी एक्सपेंस दिया होगा और उसके एक्सपेंस के आगे ब्रैकेट में मंथ्स दिए होंगे जो 12 मंथ से कम होंगे, तो समझ जाओ कि उसके ऊपर कौन सा एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग। मैंने अभी एग्जांपल दिया सैलरी और ब्रैकेट में क्या लिखा है 10 मंथ्स। इसका मतलब कि सैलरी 10 महीने की पे की है, मतलब 2 महीने की बाकी है। फाइनल अकाउंट कितने मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स। और कितने मंथ्स का पे किया है ब्रैकेट में, 10 मंथ्स। सो इफ इट इज पेड फॉर 10 मंथ्स दैट मीन्स इट इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ्स। ट्रायल बैलेंस में हमने पढ़ा रेंट और ब्रैकेट में लिखा है 9 मंथ्स। रेंट और ब्रैकेट में लिखा है 9 मंथ्स, मतलब वो भी HA हो गया। 9 मंथ्स का भाड़ा पे किया है, तो कितने महीने का भाड़ा बाकी है, बोलो 3 महीने का। तो इस तरह से इसके ये हिंट्स है कि ट्रायल बैलेंस में जो भी एक्सपेंस है उस एक्सपेंस के आगे ब्रैकेट में आपको क्या दिया होगा, नंबर ऑफ मंथ्स। और वो नंबर ऑफ मंथ्स जो होंगे वो 12 महीने से कम होंगे। तो जितने महीने कम होंगे उतने महीने का आउटस्टैंडिंग। 8 मंथ्स का पे किया तो 4 मंथ्स का बाकी है, 9 मंथ्स का पे किया 3 मंथ्स का बाकी है, 11 मंथ्स का पे किया तो 1 मंथ का बाकी है। तो ये उसके हिंट्स है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस समझ गए, क्लियर। अब चलते हैं आउटस्टैंडिंग का अपोजिट। द अपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग इज प्रीपेड एक्सपेंस। अभी मैंने क्या कहा था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब वो खर्चा जो करंट ईयर का है, इस साल का है, लेकिन हमने पे नहीं किया, पे करने का बाकी है। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस यानी वो एक्सपेंस जो नेक्स्ट ईयर का है, आने वाले सालों का है, अगले साल का या आने वाले 2-3 साल का, लेकिन हमने इस साल ही उसको पे कर दिया। जैसे अगर आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, अभी समझो कोई 11th स्टैंडर्ड में बच्चा पढ़ रहा है, 11th स्टैंडर्ड में वो एडमिशन लेता है और 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेते लेते क्लासेस में वो 12th की भी फीस भर देता है। मतलब एडमिशन उसने 11th का तो लिया लेकिन 12th का भी एडवांस एडमिशन ले लिया। उस स्टूडेंट ने 11, 12 दोनों क्लास की फीस पे करी, तो 11th में तो वो पढ़ेगा इस साल, लेकिन 12th में तो अगले साल पढ़ेगा ना। तो उसकी 12th की फीस क्या है, प्रीपेड है। क्या कहेंगे उसको, प्रीपेड। आप लोग अगर 12th में हो और 12th में पढ़ते हुए आपने 13 FY BCom या BAF का एडवांस एडमिशन क्लासेस में लेके फीस भर दी, तो वो आपके लिए प्रीपेड है। मतलब आने वाले साल का या आने वाले सालों का पैसा, वर्षों का पैसा किसी को हम एडवांस में ही दे देना, तो उसको कहा जाता है प्रीपेड एक्सपेंस। मीनिंग लिखा है नेक्स्ट ईयर्स एक्सपेंसेस पेड इन द करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, करंट ईयर्स एक्सपेंस जो अभी तक पे नहीं किया, नॉट येट पेड, येट टू बी पेड। जबकि प्रीपेड का मतलब है नेक्स्ट ईयर्स एक्सपेंसेस पेड इन द करंट ईयर, आने वाले साल का पैसा इस साल ही पे कर दिया। अगर आपको ये एंट्री समझ में आई तो ये भी आएगी। जैसे आउटस्टैंडिंग का मीनिंग जो है इसका अपोजिट है। आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो प्रीपेड की एंट्री क्या है, देखिए प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, उल्टा हो गया। वहां पर आउटस्टैंडिंग वर्ड है, यहाँ पे प्रीपेड है। वॉट इज द एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग की एंट्री एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। व्हाट इज द एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, उल्टा कर दो, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। व्हाट इज एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस कहां जाएगा, असेट्स, क्योंकि अगर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है तो प्रीपेड उसका अपोजिट हुआ, कहां जाएगा, असेट्स। क्योंकि हमने सामने वाले को आने वाले साल का पैसा एडवांस में दे दिया। आपने मुझे नेक्स्ट ईयर की फीस भी अगर इस साल दे दी तो वो पैसा आपका है, वो आपकी एसेट है। सो प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा कहा जाता है असेट, और एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट है वो एक्सपेंस में से लेस हो। जो एक्सपेंस लिखा होगा आपने
जैसे सैलरी लिखी है आपने और उस सैलरी में कुछ अमाउंट प्रीपेड है तो उस सैलरी में से वो प्रीपेड का अमाउंट लेस होगा। अभी मैंने कहा कि अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सैलरी में ऐड होगा, तो अगर प्रीपेड सैलरी है तो सैलरी में से लेस होगा। आउटस्टैंडिंग ऐड क्यों होता है? क्योंकि वो इस साल का खर्चा है, लेकिन प्रीपेड क्यों लेस होता है? क्योंकि वो इस साल का नहीं है। कौन से साल का है? नेक्स्ट ईयर का है। इसलिए सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट में लेस फ्रॉम एक्सपेंस। एक बार फिर से एंट्री बताइए। प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस कहा जाता है असेट्स, क्योंकि हमने एडवांस में पैसा दिया, वो पैसा हमारा ही संपत्ति है, हमारी एसेट है। और दूसरा एक्सपेंस में से लेस होता है क्योंकि वो एक्सपेंस इस साल का नहीं है। कौन से ईयर का है? नेक्स्ट ईयर का। दिस इज प्रीपेड। एंड इसको लेकर भी वही 3 नोट जो ऊपर थी। प्रीपेड के भी और 3-4 नाम है। देखिए, प्रीपेड का दूसरा नाम है एडवांस एक्सपेंस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। एडवांस एक्सपेंस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस या कैरीड फॉरवर्ड एक्सपेंस। यानी प्रीपेड के 4 नाम हो गए। प्रीपेड एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, कैरीड फॉरवर्ड एक्सपेंस और एडवांस एक्सपेंस। ये चारों का मतलब एक ही होता है। आप एंट्री एक ही याद रखिए। प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। अगर प्रीपेड सैलरी है तो एंट्री प्रीपेड सैलरी टू सैलरी। प्रीपेड रेंट है, एंट्री प्रीपेड रेंट टू रेंट। जो भी प्रीपेड एक्सपेंस है उसका नाम लिखिए आप। और इफेक्ट प्रीपेड एक्सपेंस जो डेबिट है वो कहा जाएगा असेट, और क्रेडिट है वो उस एक्सपेंस में से लेस होगा जो प्रीपेड होगा। सैलरी प्रीपेड है, सैलरी में से लेस करो। वेजेस प्रीपेड है, वेजेस में से लेस करो। ओके, और इसके ये अदर नेम्स समझ गए। और इसको लेकर भी वही बात, इस पे भी वीए आ सकता है और एचए आ सकता है। वीए मतलब विजिबल एडजस्टमेंट, एचए मतलब हिडन। विजिबल होगा तो आपको नीचे प्रॉब्लम में दिया होगा कि प्रीपेड सैलरी अमाउंटेड टू 5,000, प्रीपेड रेंट अमाउंटेड टू 10,000, इट विल बी गिवन। तो दिक्कत है नहीं। लेकिन एचए कैसे पहचानेंगे? अभी मैंने ऊपर रखा आपसे कि आउटस्टैंडिंग पे एचए कैसे पता चलेगा। एक्सपेंस के आगे जो नंबर ऑफ मंथ्स लिखे होंगे वो लेस देन 12 मंथ्स होंगे। लेस देन 12 मंथ्स है तो आउटस्टैंडिंग, लेकिन अगर मोर देन 12 मंथ्स है तो प्रीपेड। देखिए हिंट क्या है इसका, एचए का। एक्सपेंस फॉर मोर देन 12 मंथ्स विल बी गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस में लिखा है रेंट, और रेंट के आगे ब्रैकेट में लिखा है 18 मंथ्स। रेंट के आगे ब्रैकेट में लिखा है 18 मंथ्स, यानी कि 12 महीने के बाद गिनो तो और कितने महीने हो गए? 6 महीने। यानी रेंट हमने 18 महीने का पे किया है, लेकिन साल तो 12 महीने का ही होता है। तो 12 महीने माइनस करो 18 में से, कितने हो गए? 6 महीने। यानी 6 महीने का प्रीपेड। फाइनल अकाउंट 12 मंथ्स का है, लेकिन हमने सामने वाले को 18 मंथ्स का पैसा दिया, तो कितने मंथ्स का एक्स्ट्रा दिया? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का प्रीपेड। समझ में आ रहा है? या किसी को सैलरी दी है और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा है 15 मंथ्स, तो 15 में से 12 माइनस करो, कितने मंथ्स हो गए? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का क्या हो गया? प्रीपेड। लेस देन 12 मंथ्स लिखा है ना, तो उसके ऊपर एचए होगा आउटस्टैंडिंग का, और मोर देन 12 मंथ्स लिखा है तो उसके ऊपर प्रीपेड का। ये नोट्स। और सबसे आखिर में वीए और एचए का फुल फॉर्म। ये चारों एडजस्टमेंट्स के बिना शायद ही प्रॉब्लम होगा। मेरी बात समझिए, हर एक प्रॉब्लम ज्यादातर इन चारों एडजस्टमेंट्स से भरा हुआ ही रहेगा। एक आध कम ज्यादा कभी कभार हो जाए, लेकिन हम ये मान के चलते कि ये चारों के बिना प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, और ये चारों एडजस्टमेंट्स हमको सीखने ही है। जाने से पहले एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो चारों एडजस्टमेंट्स का हेडिंग क्या लिखा गया है? द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स। दीज आर द मोस्ट रिपीटेड। फ्रीक्वेंट मतलब जो बार बार आता है। सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग होता है अनसोल्ड गुड्स एट एंड। उसकी एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट जाता है असेट में, और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। लास्ट आइटम लिखते हैं हम लोग बाय क्लोजिंग स्टॉक। और अगर 2 प्राइसेस दिए हो, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, तो हम लोग लिखेंगे विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लेस। दोनों में जो कम रहेगा वो। समझ गए? दूसरी एंट्री डेप्रीसिएशन या राइट ऑफ करने की। डेप्रीशिएट करना या राइट ऑफ करना मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। जो असेट दी है उसकी वैल्यू में कमी आती है, उसको कहते हैं डेप्रीसिएशन और रिटर्न ऑफ। उसकी एंट्री डेप्रीसिएशन और रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट, दोनों में से जो दिया है डेप्रीसिएशन और रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू असेट। डेप्रीसिएशन और रिटर्न ऑफ कहां जाएगा? डेप्रीसिएशन और रिटर्न ऑफ का डेबिट का इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट का इफेक्ट होगा असेट में से लेस। डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट होगा लेस फ्रॉम असेट्स। और उसको लेकर ये 6 इंपॉर्टेंट नोट्स। Depreciation word is used for tangible fixed assets. Return of word is used for intangible fixed assets. डेट अगर प्रॉब्लम में नहीं दी है असेट के आगे, तो फुल ईयर का डेप्रीसिएशन चार्ज करो। अगर डेट दी है तो उस डेट से लेकर साल के एंड तक गिनो, जितने मंथ्स होते हैं उतने ही मंथ्स का डेप्रीसिएशन चार्ज करो। 6 मंथ्स है तो 6 मंथ्स, 3 मंथ्स है तो 3 मंथ्स। और लाइन पे कभी डेप्रीसिएशन नहीं होता। नो डेप्रीसिएशन इज चार्ज ऑन लाइन। और ये आखिर में फॉर्मूला याद रखें, अगर आपको नंबर ऑफ इयर्स या लाइफ दी हो तो
एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे नहीं गिना है मैंने, याद रखे मैंने सिर्फ लाइफ और कॉस्ट। तो अगर आपको किसी एसेट के आगे लाइफ और नंबर ऑफ इयर्स दिया है तो उस एसेट का 1 साल का डिप्रिसिएशन या रिटर्न ऑफ कैसे मिलेगा? फॉर्मूला वैल्यू ऑफ एसेट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इयर्स या लाइफ, कॉस्ट अपॉन लाइफ। उससे आपको 1 साल का डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। फिर आप देख लीजिए फुल ईयर का है तो फुल ईयर का, 6 मंथ्स का है तो 6 मंथ्स, वो हम प्रॉब्लम में देखेंगे। ये फर्स्ट हाफ हो गया। अगले 2 हाफ में 2 एक्सपेंस जो एक दूसरे के अपोजिट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब करंट ईयर का खर्चा जो अभी तक पे नहीं किया, करंट ईयर्स एक्सपेंसेस येट टू बी पेड। एंट्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। रेंट आउटस्टैंडिंग है तो रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। फैक्ट्री रेंट आउटस्टैंडिंग है तो फैक्ट्री रेंट टू आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट। वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस जो डेबिट दिया है वो उस एक्सपेंस में ऐड करो जो आउटस्टैंडिंग है। सैलरी है तो सैलरी में ऐड, वेजेस है तो वेजेस में ऐड। पहला इफेक्ट ऐड टू एक्सपेंस, और दूसरा इफेक्ट जाएगा लायबिलिटीज, क्योंकि वो एक्सपेंस हमने पे नहीं किया है, पे करने का बाकी है। और उसको लेकर 3 बातें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के और 4 नाम, अनपेड एक्सपेंस, अक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेबल या फिर एक्सपेंसेस ड्यू। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के और 4 नाम, टोटल 5 नाम। इसके ऊपर वीए भी हो सकता है जो ट्रायल बैलेंस के नीचे होगा। एचए कैसे पहचानेंगे? उसके ऊपर जो भी एक्सपेंस है उसके आगे नंबर ऑफ मंथ्स दिए होंगे जो 12 महीने से कम होंगे। 10 months, 9 months, 8 months, less than 12 months will be given into the bracket after the name of the expense in trial balance. और आउटस्टैंडिंग का अपोजिट प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब नेक्स्ट ईयर्स का खर्चा इस साल ही दे दिया, आने वाले साल का पैसा इस साल ही दे दिया। नेक्स्ट ईयर्स एक्सपेंसेस पेड इन द करंट ईयर। उसकी एंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस। प्रीपेड सैलरी है, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी। प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट टू रेंट। प्रीपेड वेजेस है, प्रीपेड वेजेस टू वेजेस। एंट्री प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस जाता है एक्सक्यूज मी असेट में। प्रीपेड एक्सपेंस कहा जाता है असेट। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी तो प्रीपेड असेट। और एक्सपेंस में से लेस आउटस्टैंडिंग ऐड होता है तो प्रीपेड एक्सपेंस में से लेस होता है। जो भी एक्सपेंस दिया होगा उस एक्सपेंस में से लेस करो। और उसको लेकर भी ये 3 नोट। प्रीपेड एक्सपेंस के और भी नाम है जैसे एडवांस एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस और कैरी फॉरवर्ड एक्सपेंस। इसको लेकर वीए भी हो सकता है ट्रायल बैलेंस के नीचे। और एचए कैसे पहचानेंगे? एक्सपेंस के आगे ब्रैकेट में नंबर ऑफ मंथ्स दिए होंगे जो 12 महीने से ज्यादा होंगे। 15 मंथ्स, 18 मंथ्स, कभी कभी 3 इयर्स, 4 इयर्स भी हो सकता है। मोर देन 12 मंथ्स अगर दिया आपको तो वो प्रीपेड का एचए हो गया, और लेस देन 12 मंथ्स दिया है तो वो आउटस्टैंडिंग का एचए हो गया। और किसी भी एसेट के आगे अगर नंबर ऑफ इयर्स दिए तो वो डेप्रिसिएशन का एचए हो गया। तो ये चारों मोस्ट फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट्स हमने डिटेल में पूरा समझ लिया। इससे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बता सकता हूँ। ध्यान से एक एक एडजस्टमेंट पे रोकिए, पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, देखते रहिए, समझते रहिए। ये हमारे मोस्ट फ्रीक्वेंट 4 एडजस्टमेंट्स हो गए जो 11, 12 दोनों क्लासेस के लिए कॉमन है। इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो और भी एडजस्टमेंट्स का होगा। अगले एडजस्टमेंट्स जो बनेंगे 3, 4, 6 जो भी ग्रुप में, एक ग्रुप में 4 या 6 एडजस्टमेंट्स आएंगे, वो सीखते जाओ, अपना बेस मजबूत बनाते जाओ। क्योंकि स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम तो आपको आता है, लेकिन ये एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज और उनके इफेक्ट्स नहीं आएंगे तो फायदा नहीं। तो प्लीज रिवाइज कीजिए ये वीडियो, ध्यान से एक एक एडजस्टमेंट को देखिए, टेक्स्ट बुक का रेफरेंस लीजिए। और अगला वीडियो बनेगा वो भी एडजस्टमेंट्स का, और 5, 7, 6 कितने एडजस्टमेंट्स बनेंगे वो आपको जल्दी पता चल जाएगा। तब तक के लिए पिछले वीडियोस देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और तब तक के लिए